जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस जिस तरीके से दिखाई दे रहा है और उस पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर इस समय इमरान खान ने जो गुगली फेंकने की कोशिश करी और वो गुगली जाकर सुप्रीम कोर्ट के पास अटक गई और सुप्रीम कोर्ट उस गुगली के अकॉर्डिंग अब डिसाइड करेगा कि इमरान खान जो रहेंगे बचेंगे, इलेक्शन होंगे या क्या होगा, जो भी सिचुएशन होगी उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप पूरी सिनारियो को देखें और जिस तरीके से सभी के सभी प्लेयर्स की तरफ ध्यान दें तो हमें दिखाई देता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो एक सिविल वॉर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। या तो उसमें सिविल वॉर होगा या मिलिट्री कू होगा। अब क्यों सिविल वॉर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग आइए मतलब अगर आप लोग मेरे चैनल को लाइक करते हैं, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जल्दी से जल्दी मेरी ये वीडियोस आप तक पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये चैनल यूट्यूब के ऊपर स्टडी टेबल है, इसको आप फॉलो कीजिए। इसके अंदर हमने 9 to 12 की एनसीईआरटी जो हैं वो आप लोगों के लिए करी हैं। 9 to 12 की जो पूरी एनसीईआरटी हैं ये चैप्टर वाइज, पेज वाइज, पैरा वाइज हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका यूपीएससी का जो एक अप्रोच है वो डेवलप होता हुआ नजर आए। अगर यूपीएससी का अप्रोच प्रॉपरली डेवलप होता हुआ नजर आएगा तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। उसी तरीके से ये क्लासेस 9 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं और साथ में यूपीएससी, एसएससी वगैरह किसी की भी प्रिपरेशन करने वाले हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, सीयू सेट और सीयू सेट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, नेट जेआरएफ, ग्रेड 1 टैट या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए बेसिक एनसीईआरटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और इसीलिए हमने कंसेप्टर एनसीईआरटी का एक बैच लॉन्च किया है। कंसेप्टर एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ करवाए जाएंगे, उनसे रिलेटेड जो टॉप बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग किए जाएंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को जब देने जाए तो बड़ा सिचुएशन मजबूत स्थिति में हो आप। 10 अप्रैल से हम ये बैच लॉन्च कर रहे हैं। 1500 रुपये इसकी टोटल फीस है। अगर आप उसमें 300 रुपये का कंसेशन चाहेंगे तो ये वाला पर्टिकुलर कूपन कोड डालें। ये पूरा बैच मैं रन करूँगा। जो क्या नाम है, फ़ोन नंबर ये है और स्टडी टेबल नाम की हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल भी है, वो आप भी देखा जा सकता है। तीसरा, अगर आप दोस्तों पीटी देने जा रहे हैं इस साल यूपीएससी का तो इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स प्रियरंजन सर की लीडरशिप के अंदर स्टार्ट किया जा रहा है। इसकी फीस भी हमने 1500 रुपीज़ रखी है। 2 तारीख से बैच शुरू हो चुका है। इकोनॉमिक्स इको 300 इसका कूपन कोड है, ये डालेंगे तो 300 रुपये फीस कम हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप इस बेनिफिट को अवेल करें और हमारे बैचेस के अंदर ज्वाइन करें। दोस्तों, अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है कि क्या पाकिस्तान गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। इस पाकिस्तान हेडिंग टूवर्ड्स अ सिविल वॉर। अब ये सिविल वॉर का जो कंसेप्ट है ये क्यों बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर मैं दुनिया के अलग अलग देशों की तरफ देखूं तो जहां पर ये सिविल वॉर हुआ है या हो रहा है उसको थोड़ा सा भी अगर मैं नोटिस करूं तो आपको नज़र आएगा। जैसे वियतनाम, यहाँ सिविल वॉर हुआ, लगभग 23-24 साल चला। फिर साउथ कोरिया, यहाँ सिविल वॉर हुआ। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान ने तो सिविल वॉर के सबसे बुरे चेहरे को देखा है। इसी तरीके से यमन में सिविल वॉर चल रहा है। सूडान के अंदर सिविल वॉर हुआ। अच्छा, इसके बाद सोमालिया में ऐसी ही कुछ सिचुएशंस हैं। लीबिया में चल रहा है, सीरिया में चल रहा है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो ये सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं यहाँ कमोबेश और बाकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में भी सिविल वॉर चल रहा है। इन सभी देशों में चाहे वियतनाम हुआ, चाहे साउथ कोरिया हुआ, चाहे अलग अलग कोई भी देश हुआ, जहाँ पर भी मैं सिविल वॉर की बात कर रहा हूँ वहाँ आपको खुले तौर पर 2 पावर सेंटर्स यानी 2 पावर सेंटर मिलेंगे और उन दोनों पावर सेंटर्स को फॉरेन सपोर्ट, बोथ पावर सेंटर्स आर गेटिंग
फॉरेन सपोर्ट। ये जो पावर सेंटर्स हैं आर गेटिंग फॉरेन सपोर्ट, ये जो हैं ये फॉरेन सपोर्ट इनको मिल रही है, यानी दूसरे देशों से खासकर, और वो फॉरेनर्स कंट्रीज जो हैं वो मेनली सुपर पावर हैं। जैसे अगर वियतनाम में उठाकर देखा जाए तो एक तरफ यूएसएसआर था और दूसरी तरफ यूएसए था। अगर आप साउथ कोरिया की तरफ भी देखते हैं तो एक तरफ यूएसएसआर और दूसरी तरफ यूएसए था। अफगानिस्तान का भी यही हाल है, सोमालिया का भी यही हाल है। यमन में एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है। सूडान के अंदर भी किसी टाइम पर एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ यूएसएसआर था। लीबिया के अंदर भी आज के दिन एक तरफ टर्की है और दूसरी तरफ क्या नाम है, फ्रांस है। सीरिया के अंदर भी देखेंगे तो आज के दिन एक तरफ रशिया है और दूसरी तरफ जो है रशिया जो है वो बशर अल असद को सपोर्ट कर रहा है, और टर्की जो है जो अमेरिका है वो उसके राइवल्स को सपोर्ट कर रहा है। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है, जिस भी देश में सिविल वॉर हो रहा है उस देश में दो पावर सेंटर्स हैं और दोनों के दोनों पावर सेंटर्स लगभग बराबर मजबूत हैं। एक पावर दूसरी पावर को पावरफुल तरीके से जैसे कहते हैं कि डिसिसिवली डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही, सप्रेस नहीं कर पा रही, डिसिसिवली सप्रेस नहीं कर पा रही है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो दोनों पावर्स को कहीं ना कहीं बाहर से सपोर्ट मिल रहा होता है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर के, मैंने किस बिहाफ पर कहा कि असलियत में पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर लाइक सिचुएशंस पनप रही हैं। देखिए, असलियत में हम लोगों के साथ एक समस्या रहती है। नॉर्मली हम सब के साथ समस्या ये रहती है कि हम सिर्फ उस न्यूज़ को फॉलो करते हैं जो हमें दिखाई जाती है। हम उस न्यूज़ को कभी फॉलो नहीं करते जो या तो एक बहुत छोटे से कॉर्नर में रह जाती है या किसी एक अखबार ने उसे एक लाइन के अंदर कवर किया हुआ होता है, या फिर हम उसी सिचुएशन को उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से नहीं देखते या फिर उसकी जियोग्राफिकल या स्ट्रेटेजिक लोकेशन से नहीं देखते। स्ट्रेटेजिक लोकेशन से हम उसके अंदर नहीं देखते, या बहुत सारे दूसरे डायमेंशंस हैं, हम उन सभी डायमेंशंस के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाते, या हम उन सारे डायमेंशंस की क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं देखते। नतीजा उसका ये होता है कि सारा मामला डूब जाता है हमारे साथ। और यही एक सबसे बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है किसी भी कंट्री के लिए, कि एक तरफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और सब चीज़ें हैं, और यहाँ हम आम आदमी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ की तरफ ध्यान देते हैं। जो हमें दिखाया जाता है हम सिर्फ उतना देखते हैं, और न्यूज़ आज के दिन टीआरपी बढ़ाने से ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ सेंसेशन क्रिएट कर रहा होता है और जानबूझकर उन छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस को दबा दिया जाता है जो या तो बोरिंग होती हैं या प्रोडक्टिव होती हैं। आम आदमी तक वो सोचने ही नहीं दिया जाता, पहुंचने ही नहीं दिया जाता। नतीजा उसका क्या है? नतीजा ये होता है कि आम आदमी, और वैसे भी आम आदमी इतना एनालाइज नहीं कर पाता, वो सिर्फ ये देख रहा है कि उसके लिए क्या है। अगर किसी जगह पे उसके लिए नहीं है तो वो एंटरटेनमेंट है, और अगर वो एंटरटेनमेंट भी नहीं है तो उसे उठा के स्किप कर देगा, दोबारा देखेगा नहीं। ये किसी भी आम आदमी या एक हम सब जैसे आम आदमी हैं हमारे साथ होता है। अब जैसे मेरा मामला, मेरे को फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, तो मेरे सामने अगर कोई बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट और इन सब चीज़ों की बात करता है तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, और ना मुझे उसमें बहुत ज़्यादा सा बेनिफिट है, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। ये नेचुरल है भाई, ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें फाइनेंस से रिलेटेड समझ में नहीं आती। अब इंटरनेशनल रिलेशंस है, वहाँ एक लाइन होगी, क्लिक करेगी, तो हर किसी का अपना इंटरेस्ट भी होता है। नॉर्मली जो होता है, हम लोगों में, हम जिस फील्ड में होते हैं, जिस काम को कर रहे होते हैं, हमारा इंटरेस्ट वही होता है, और कई बार उसमें भी एक बहुत लिमिटेड इंटरेस्ट होता है पैसे से रिलेटेड। जहां हमें पैसे मिलेंगे वहां करेंगे, वरना उसके बाद हम सिर्फ फील करेंगे कि हम जो है, हमें नॉलेज है, लेकिन हम उस नॉलेज का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हम उस नॉलेज से कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते। और यही सबसे बड़ी समस्या है। आप समझिए इस चीज़ को कि पाकिस्तान, चाहे यहाँ आम पाकिस्तानी पढ़े या चाहे कोई आम हिंदुस्तानी पढ़े, इस सिचुएशन को समझिए। असलियत में पावर सेंटर्स इन पाकिस्तान जो है वो इस समय बदल रहे हैं। पावर सेंटर्स इन पाकिस्तान, असलियत में यहाँ आप देखेंगे
तो हम नॉर्मली, मैं भी नॉर्मली मोटे तौर पर अगर देखता हूँ तो यहाँ आप सबसे डिस्कस करते हुए मैं एक चीज़ नोटिस करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो पावर सेंटर्स इन पाकिस्तान हैं उसमें एक पावर सेंटर आर्मी है, दूसरा पावर सेंटर इनका आईएसआई है, तीसरा पावर सेंटर जो है वो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, चौथा पावर सेंटर यहाँ पर आर्मी, आईएसआई, रिलीजियस ग्रुप्स, और जो फोर्थ पावर सेंटर यहाँ पर हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। एक इनकी बिजनेस क्लास भी छोटी सी है लेकिन वो मौजूद है। और इसके बाद कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये जो दिखाने के अंदर, दिखने में तो वो इस तरीके से हैं कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं लेकिन असलियत में वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इस टाइम पर नहीं है। अब यहाँ पर ये अगर आप देखेंगे तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस तरीके से, समझे? यहाँ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ इस तरीके से, मतलब ये सारे पावर सेंटर्स हमें दिखाई देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन सभी पावर सेंटर्स के ऊपर नॉर्मली एक ही पावर हमेशा से मौजूद रही है और वो है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़। इन सभी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के कहने पर ही अलग अलग पावर सेंटर्स जो हैं वो जमा घटा करते रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे, कोई जुड़ जाएगा कोई टूट जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये, माने या ना माने, इन सभी पावर सेंटर्स को, all the power centers in Pakistan were utilized for the interests of America and European countries, Western European countries. All these power centers जो थे, ये जितने भी पावर सेंटर्स थे वो सारे के सारे पावर सेंटर्स को अमेरिका, इकलौता देश अमेरिका जो है वो यूटिलाइज करता था अपने इंटरेस्ट्स को पूरा करने के लिए। तभी आप देखेंगे कि जब पाकिस्तान जब बना है तो उस टाइम पर पाकिस्तान के बनने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव था वो एक बेस इन साउथ एशिया था। और ये जो बेस इन साउथ एशिया था ताकि इसे फॉर वेस्टर्न पावर्स, जितनी भी पश्चिमी देश हैं उन सब के लिए एक बेस की तरह काम करने का जो काम था वो पाकिस्तान ने किया। अब पाकिस्तान, और यही रीज़न था, ना तो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया कभी भी। आप सोच कर देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 के अंदर लागू हो गया था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। वहीं अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में 1964 के आसपास तक कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना और उसके बाद नो पॉलिटिकल सिस्टम, किसी तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ डेवलप ही नहीं होने दिया। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है वो आर्मी ने हमेशा डोमिनेट किया। कभी भी आप देखेंगे तो नो पार्लियामेंट, मतलब कोई भी पार्लियामेंट 5 साल पूरे नहीं कर पाई। नो पार्लियामेंट हैड completed 5 years। किसी भी पार्लियामेंट ने 5 साल कंप्लीट नहीं करने किए। किसी भी पार्लियामेंट ने 5 साल कंप्लीट नहीं किए और कोई भी नो पीएम completed its 5-year tenure। सोच कर देखिए कि completed its tenure। यहाँ आप सोच कर देखिए 2008 तक किसी भी पार्लियामेंट ने 5 साल पूरे नहीं किए थे। बीच में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती, इलेक्शन हो जाते या फिर आर्मी रूल आ जाता। 50% जो टाइम पीरियड है, 50% जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का आर्मी रूल में पूरा हुआ है।
वहीं अगर आप देखेंगे तो आज तक के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए हैं, ये तो आज तक का रिकॉर्ड है। यानी 75 ईयर्स आपको आज़ाद होते के लिए हो चुके हैं और होने जा रहे हैं इसी साल। 75 साल में से आधा टाइम तो मिलिट्री रूल रहा, आधा टाइम जो है वो पार्लियामेंट मतलब, और उसके बाद 50 साल तक, 50 से 60 साल तक आपकी कोई भी गवर्नमेंट 5 साल पूरे नहीं कर पा रही, कोई भी पार्लियामेंट 5 साल पूरे नहीं कर पा रही। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ कोई पॉलिटिकल सिस्टम जो स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम है और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, वो कभी डेवलप ही नहीं हो पाया। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप ही नहीं हो पाया। अब जब वो डेवलप ही नहीं हो पाया तो उस चीज़ को आप अभी भी देख सकते हैं कि भाई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा, उन्होंने एक जिसे कहते हैं लेटर भेजा, या यूँ कहें कि जिसे कहते हैं कि एक रिकमेंड किया कि भाई डिसॉल्व द पार्लियामेंट, रिकमेंड किया कि डिसॉल्व द पार्लियामेंट। और जैसे ही रिकमेंड किया कि डिसॉल्व द पार्लियामेंट, राष्ट्रपति ने खुद खुद खुलकर डिसॉल्व कर दी। अब इस चीज़ का एक एग्जांपल इंडिया में भी हुआ था जब वीपी सिंह गवर्नमेंट ने हमारे राष्ट्रपति को लिख कर भेजा कि साहब आप पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दें। हमारे राष्ट्रपति कहते हैं पार्लियामेंट डिसॉल्व नहीं होगी, पहले आप अपना कॉन्फिडेंस मोशन प्रूव करो, मुझे पता होना चाहिए कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो उसमें है, क्या नाम है, मेजॉरिटी में है। अगर आपकी गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं है तो हम आपकी पार्लियामेंट को डिसॉल्व नहीं करेंगे और दूसरी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। यानी ऐसा सिनारियो जब भारत में आया तो भारत के राष्ट्रपति ने बहुत ही मेजॉरिटी के साथ डिसीजन लिया और उसकी वजह से डेमोक्रेसी की जीत हुई। यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ डेमोक्रेसी तो कोई भाड़ में, यहाँ राष्ट्रपति भी कहीं ना कहीं जमा घटा के खेल में, राजनीति के इस गंदे खेल में मौजूद है। यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट हैज आल्सो नॉट बीन डेवलप्ड इन पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट का जो इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट का जो पद है, राष्ट्रपति का जो पद है, वो भी ढंग से डेवलप नहीं हो पाया, वो राजनीति से ऊपर उठ ही नहीं पाया। नतीजा आप साफ देख सकते हैं कि जिस तरीके के अंदर वो पार्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। अब यहाँ अगर आप देखते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री डेवलप करने में काम कर रहा हो। हाँ, वो सारे का सारा एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया गया जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के इंटरेस्ट्स के लिए काम कर रहा है। अब आप कहोगे इसके अंदर अब क्या समस्या आई है? असलियत में यही एक कारण था कि अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई थी जिससे एक वरी हो या एक डर पैदा हो। लेकिन यहीं अगर आप अमेरिका की जगह दूसरी तरफ देखोगे, यहीं आप अमेरिका की जगह दूसरी इस टाइम पर देखोगे तो असलियत में 2001 के बाद जिस तरीके से सिचुएशंस बिगड़ी, 2001 में जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान और दूसरे कैंपेन्स शुरू किए तो एक तरफ मुशर्रफ ने जिस तरीके से अमेरिका का साथ दिया, तो मुशर्रफ के साथ देने की वजह से कहीं ना कहीं एंटी अमेरिका सेंटिमेंट इन पाकिस्तान डेवलप होना शुरू हो गया। और जैसे ही एंटी अमेरिका सेंटिमेंट डेवलप होना शुरू हुआ और दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं जो स्टार्टेड रिड्यूसिंग एड आफ्टर 2015, मतलब ओबामा के मरने के बाद लगभग 2015 के आसपास से, जहां एक तरफ अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी एड रिड्यूस करना शुरू किया, वहीं इन्वेस्टमेंट इन ऑफ चाइना इन सीपेक स्टार्टेड इंक्रीजिंग, इन पाकिस्तान स्टार्टेड इंक्रीजिंग। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, अब आप यहाँ अंदाज़ा लगाकर देखिए कि एक तरफ अमेरिका पैसा देना बंद कर चुका है और दूसरी तरफ चाइना दनादन पैसा दिए जा रहा है और सी पैक और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर दिया है। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने एक तरफ अमेरिका पीछे हटा और चाइना आगे बढ़ने लगा, तो यहाँ सीधे सीधी बात यह है कि इस फॉर्मेट की वजह से एंट्री ऑफ चाइना इन पावर प्ले ऑफ पाकिस्तान,
यहीं से एंट्री ऑफ चाइना इन पावर प्ले ऑफ पाकिस्तान, पावर प्ले ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के पावर प्ले के अंदर चाइना की एंट्री हो चुकी है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर चाइना की एंट्री पाकिस्तान के पावर प्ले में हो चुकी है, तो अब आप कहोगे कि यहाँ अमेरिका जो है वो तो पावर प्ले में कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। यार एक बात बताओ, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, मुशर्रफ से लेकर जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं पाकिस्तान के, वो सारे के सारे अमेरिका और उसके फ्रेंड्स के पास ही तो हैं। एक भी ऐसा रिबेलियस लीडर हो जो पाकिस्तान छोड़कर गया हो, या एक भी आर्मी ऑफिशियल हो जिसने पाकिस्तान छोड़ दिया हो और वो चाइना में रह रहा हो। असलियत में एक भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है या एक भी पॉलिटिकल लीडर ऐसा नहीं है जो चाइना में रह रहा हो। और रही बात चाइना को, तो कहीं ना कहीं चाइना को यहाँ पर एक सपोर्टिंग पार्टी चाहिए थी जो कि पावर प्ले का हिस्सा हो, और यहाँ पर वो सपोर्टिंग पार्टी चाइना को जो है वो इमरान खान की फॉर्म में मिल गई है। अब यहाँ सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। इमरान खान को जो है, और अभी भी इमरान खान का मास बेस पाकिस्तान में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने जितनी कोरोना पीरियड में पब्लिक वेलफेयर स्कीम चलाई और बड़े नंबर में, चाहे भले ही पैसे कम थे, लेकिन वेलफेयर स्कीम्स जो पॉसिबल थी इसने चलाई और लोगों ने इसको फिर सपोर्ट करना शुरू किया। ये भी आर्मी और इमरान खान के बीच में रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है कि आर्मी को, मतलब इमरान खान जो है वो ताकतवर है और इस टाइम पर पब्लिक के अंदर अभी भी उसकी एक मास अपील बनी हुई है। आर्मी इसी चीज़ से चिंता में है कि इमरान खान अभी भी डोमिनेटिंग सिचुएशन में है, इसकी मास अपील अभी भी है और लोग अभी भी इसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। और ये खुलकर आर्मी को, अमेरिका को गालियां बक रहा है और चाइना की सपोर्ट में है। और जिस तरीके से चाइना और रशिया के साथ इमरान खान खड़ा हुआ नजर आया, तो एक तरीके से ये उस पार्टी में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। अब रही बात आर्मी की, अगर आप आर्मी को देखोगे तो आर्मी मेरे हिसाब से इस टाइम पर, आर्मी ना चाहते हुए भी जिस तरीके से ओवर इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना दिखाई दे रहा है, उस चीज को आर्मी कभी भी, दो देश का कोई भी नेता या खासकर आर्मी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी ओवर इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ऑन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के ऊपर जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, पाकिस्तान के ऊपर जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस चाइना का होगा, आर्मी के लिए उतना ज़्यादा नेगेटिविटी है। और आर्मी जितना भी करप्शन का पैसा लेके जा रही है वो अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। नतीजा ये कि इस टाइम पर आर्मी का एक सपोर्ट बेस जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ है बड़े नंबर पे, और चाइना के एंटी हो चुका है। अब यहाँ तीसरी चीज़ ये कहोगे कि ऐसे में आर्मी जो है वो बाजवा, देखिए असलियत में बाजवा, और जिस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे को आगे बढ़ाकर दूसरे की जड़ें काटना होता है, अगर कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में ये दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए फॉल्ट लाइंस वहाँ पर हैं। अब सोचकर देखिए, यहाँ मैं कह रहा हूँ आर्मी दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड होगी। जिस तरीके से आर्मी बाजवा ने 3 साल का एक एक्सटेंशन लिया, और जहाँ ये दिखाई दे रहा है इस टाइम पर, इस टाइम पर जो दिखाई दे रहा है कि वो अगले 3 साल या 5 साल का एक्सटेंशन दोबारा चाहते हैं। और दूसरी तरफ फैज़ हमीद वाला जो मामला था, उस मामले के अंदर जिस तरीके से ऐसा नज़र आया कि फैज़ हमीद जो भले ही सीनियर थे, उनको हटाकर आईएसआई चीफ जो है वो अजीज़ अंजुम जो है उसको बना दिया गया। ये कहीं ना कहीं एक साफ नज़र आ रहा है कि आर्मी के अंदर भी कहीं ना कहीं फॉल्ट लाइंस हैं। और अगर बाजवा सोच कर देखो, जब खुद 3 साल के लिए एक्सटेंशन ली, तो इस 3 साल के अंदर
जो ऑफिसर्स जनरल बनकर रिटायरमेंट ले सकते थे, उनके दिमाग में तो कहीं ना कहीं खटास हुई होगी। और अगले 3 साल का एक्सटेंशन लेने का मतलब ये है कि उतने ही आर्मी जनरल्स को अब समस्या होनी शुरू हो गई। तो पॉसिबली ये वाले जो आर्मी जनरल्स हैं, इनके अंदर भी एक नेगेटिव पार्ट बाजवा के लिए बना रहेगा। अगर इमरान खान किसी भी तरीके का रिबेलियस अप्रोच अपनाते हैं, रिबेलियस अप्रोच अपनाने का मतलब ये है कि या तो वो किसी तरीके से इलेक्शन के अंदर उनको लगता है कि मैं हार सकता हूँ, या उन्हें ऐसा लगता है कि मैं जीत रहा हूँ लेकिन आर्मी जो है वो ईमानदारी से इलेक्शन नहीं करने दे रही, तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि भैया या तो इमरान खान को फांसी होगी, क्योंकि इमरान खान आवाज़ उठाएगा, और जैसे ही इमरान खान आवाज़ उठाएगा इमरान खान को जेल में डाला जाएगा, उसके समर्थक उखड़ेंगे भिड़ेंगे। और क्योंकि यहाँ पर आर्मी को अमेरिका का साथ मिल रहा होगा, तो चाइना का यहाँ पर खुलकर एक बयान आ चुका है कि अगर फॉरेन पावर्स इंटरफियर करेंगी तो चाइना भी एक्ट कर सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भैया अगर विदेशी ताकतें, या ऐसा लगने लगा कि चाइना पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अलावा दूसरी पार्टीज का भी काम कर रही हैं, तो उसका सीधा सीधा मतलब होगा कि चाइना भी अपनी गीटियां यहाँ बिठाएगा और अपने समर्थक लोगों को सरकार में बिठाने की पूरी कोशिश करेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ दो इंटरनेशनल पावर्स आ चुकी हैं, एक तो अमेरिका है और दूसरी तरफ चाइना होगा। अब मान लिया चाइना इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, और आर्मी के बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ हैं, तो इसका सीधा सीधा असर ये होगा कि दूसरी तरफ आर्मी के कुछ ऑफिसर्स जो कि बाजवा से नाराज़गी रखते होंगे, वो ऑफिसर्स जो बाजवा से नाराज़गी रखते होंगे वो कहीं ना कहीं इमरान खान के सपोर्ट में जा सकते हैं। ऐसे में जो नवाज शरीफ से लेकर जो पीपीपी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दोनों एक तरफ होंगी, और अगर इमरान खान और आर्मी के कुछ ऑफिशियल्स दूसरी तरफ हुए, और कुछ रिबेलियस ग्रुप्स जो हैं, पाकिस्तान में तो वैसे भी रिबेलियस ग्रुप्स जो हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा भरे पड़े रहते हैं, अगर उनमें से किसी ने एक पार्टी को भी ज्वाइन कर लिया तो ये लोग आपस में सीधे लड़ते हुए देर नहीं लगाएंगे। और यहाँ सीधे लड़ते हुए देर ना लगाने का मतलब ये है कि जब ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देंगे और वायलेंटली लड़ना शुरू कर देंगे, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है दोस्तों सिविल वॉर। भाई जब एक ही सिविल वॉर का सीधी सीधी डेफिनेशन ये है कि एक ग्रुप के अंदर दो पार्टियां लड़नी शुरू हो जाए, एक ग्रुप में दो पार्टियां लड़नी शुरू हो जाए, मतलब एक ही देश में दो पावर सेंटर्स बने और दो पावर सेंटर्स एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो पड़ोस के अंदर होना ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि यकीन मानिए पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि अमेरिका वहाँ कभी भी अपनी पकड़ मजबूत होने नहीं देगा, और चाइना अमेरिका की इस मजबूत पकड़ को बर्दाश्त करेगा नहीं। नतीजा उसका ये होगा कि दोनों जब आमने सामने होंगे तो ये दोनों आमने सामने खुद तो लड़ेंगे नहीं, जैसे यूक्रेन के अंदर है। यूक्रेन में तो हालांकि रशिया ने सीधा इन्वेजन किया, यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा ये होगा कि अमेरिका जो है वो भी एक ग्रुप को हथियार पहुंचाना शुरू करेगा और चाइना दूसरे ग्रुप को। नतीजा ये होगा कि अगर ऐसा हुआ तो पड़ोस के अंदर ज़बरदस्त आग लगेगी। हथियार तो इन लोगों के पास पहले से ही हैं, रीज़न और मिल जाएगा, और सीधा सीधा मामला ये है कि सिविल वॉर होगा। आर्मी कू होने के चांस बहुत कम हैं, लेकिन इतने नहीं हैं। अगर आर्मी कू हो गया तो सिविल वॉर नहीं होगा, और अगर आर्मी कू नहीं हुआ तो सीधी सी बात यह है सिविल वॉर होगा। अब आगे क्या है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन एक छोटा सा असेसमेंट जो है इसे समझिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।